वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 100 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ मॉर्गेज और चार्ज। तो इसके अंदर हम बेसिकली 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लिस्ट डिस्कस करेंगे वो मॉर्गेजेस और चार्जेस जो रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। फिर एक सिंपल पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मॉर्गेज और चार्ज ट्रीट नहीं किया जाता। फिर पर्टिकुलर्स मैनर एंड टाइम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मॉर्गेज और चार्जेस की रजिस्ट्रेशन है उसकी बात होगी। फिर अगर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट होता है पाकिस्तान से बाहर और प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो पाकिस्तान से बाहर हो, तो उसकी स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं। और अगर पाकिस्तान में क्रिएट होता है ऐसी प्रॉपर्टी पर जो आउटसाइड पाकिस्तान है, तो उसकी स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं। अगर कंपनी ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है जिस पर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड है, तो उसको भी रजिस्टर्ड करवाना होता है, तो उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट देखेंगे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक कॉन्सेप्ट है कि इम्प्लाइड समझा जाता है कि कोई भी पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को कंपनी की एक्वायर कर रहा है उसको ये नॉलेज है कि इस पे मॉर्गेज और चार्ज है। और फिर अगर जो मॉर्गेज और चार्ज है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इन 9 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस टू बी रजिस्टर्ड। तो इसमें बेसिकली 9 टाइप्स हैं जो लॉ में लिस्ट दी हुई है कि इन चार्जेस को, जिसमें मॉर्गेज और प्लेज वगैरह भी शामिल हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर वन, जो भी मॉर्गेज और चार्ज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट हो, वो कहीं पे भी सिचुएटेड हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है, कोई पार्ट है आपका, पूरी प्रॉपर्टी नहीं भी है, तो जैसे किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट भी है, तो वो भी बेसिकली उस पर भी जो मॉर्गेज और चार्ज होगा तो वो भी इसी तरीके से ट्रीट होगा। मॉर्गेज और चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर, यानी अगर एक कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और उसके अगेंस्ट जनरल पब्लिक की फेवर में, जिनको जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी फेवर में वो एक मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करना चाहती है, तो वो भी होगा। इसी तरह कोई मॉर्गेज और चार्ज अगर कंपनी के बुक डेट्स पर यानी रिसीवेबल्स पर क्रिएट होता है, वो भी इसमें शामिल होगा। कोई फ्लोटिंग चार्ज कंपनी की पूरी अंडरटेकिंग यानी पूरे बिजनेस पे, प्रॉपर्टी पे, स्टॉक एंड ट्रेड पर क्रिएट होता है, वो भी इसमें शामिल है। शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई चार्ज हो या उसमें किसी शेयर पे चार्ज हो, कंपनी के इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हो, वो भी, मूवेबल प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज, चार्ज या प्लेज हो, तो वो भी होगा। और मॉर्गेज और चार्ज और अदर इंटरेस्ट किसी ऐसी एग्रीमेंट की बेस पे जिसमें कंपनी ने रिडीमेबल कैपिटल इशू करना। अब रिडीमेबल कैपिटल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जरूरी नहीं कि शेयर कैपिटल हो। रिडीमेबल कैपिटल इनफैक्ट लाइबिलिटी की नेचर में आता है, तो डिबेंचर भी रिडीमेबल कैपिटल होते हैं। कुछ और भी इस तरह से प्रॉफिट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बाज़ इशू कर दिए जाते हैं, तो वो भी रिडीमेबल कैपिटल समझे जाते हैं। तो इसी तरह इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है, क्योंकि कैपिटल का यहाँ पे लफ्जी मतलब है सरमाया, ज़रूरी नहीं कि ये शेयर कैपिटल हो। तो अगर आप लोगों से लोन लेते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग में, मुशारका अरेंजमेंट में, मुदारबा अरेंजमेंट में, तो वो भी बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा मॉर्गेज, चार्ज या अदर इंटरेस्ट जो कि किसी कंडीशनल सेल एग्रीमेंट से रिलेट करता हो, लीज की फाइनेंसिंग है, हायर परचेज है, सेल एंड लीज बैक है, तो मशीनरी इक्विपमेंट, अदर गुड्स के टाइटल की रिटेंशन वगैरह का कोई मैटर है, तो वो जो भी मॉर्गेज और चार्ज होगा उसको आपने रजिस्टर्ड करवाना है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हर किस्म का मॉर्गेज, चार्ज और प्लेज इस लिस्ट के अंदर तकरीबन कवर हो रहा है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें इस लिस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम इस लिस्ट को रिप्रोड्यूस कर सकें, या एटलीस्ट हम कह सकें कि 6 to 7 आइटम्स इसमें से हम जो है वो याद रखते हुए एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि बाज़ 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ये लिस्ट दें, तो हम इतने आइटम जरूर लिख सकें कि हम पर मार्क 1 आइटम या हाफ मार्क के हिसाब से पर 1 आइटम जो है वो हम लिख रहे हैं। अब ये तो वो मॉर्गेज और चार्ज आ गए जो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मॉर्गेज और चार्ज ट्रीट नहीं किया जाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक आ जाते हैं। तो ये बाज़ किसी भी रिसीवेबल के अगेंस्ट पेमेंट सिक्योर करने के लिए, जैसे आपने किसी पार्टी को, कंपनी ने किसी से पैसे लेने थे, उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे एक चेक लिख कर दे दिया कि ये चेक रख लें आप, दे हम आपको कैश देंगे लेकिन ये फिलहाल आप चेक रख लें एज अ सिक्योरिटी। तो टू डिपॉजिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एडवांस टू द कंपनी, तो वो इस तरीके से भी दिया गया है तो उसे मॉर्गेज या चार्ज ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इनफैक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर सिक्योरिटी के तौर पर हैं
तो वो मॉर्गेज और चार्ज ट्रीट नहीं होंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि इनको रजिस्टर्ड करवाना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो ये है कि कंपनी को स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स जो मॉर्गेज और चार्ज के होते हैं, अच्छा अब ये लॉ में स्पेसिफाई अलग से रूल्स में किए हुए, रेगुलेशंस में किए हुए कि जैसे आपने बताना होता है कि कौन सा एसेट है जिस पे मॉर्गेज या चार्ज है, कितनी वैल्यू का मॉर्गेज और चार्ज है, किस पार्टी की फेवर में है, मेन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो जो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स हैं वो ये होते हैं, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जो एग्रीमेंट हुआ होगा आपका उसकी कॉपी, इफ एनी वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर, भाई जिस तरीके से वेरिफिकेशन उसकी लॉ में लिखी हुई है, भाई कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होना है, तो जो भी वेरिफिकेशन उसकी वो बाय विच द मॉर्गेज और चार्ज इज क्रिएटेड और एविडेंस विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज बिगिनिंग विद द डे आफ्टर द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी अगर जो है आप कहते हैं कि जी एक चार्ज क्रिएट हुआ 5th को, 5 तारीख को, तो फर्स्ट डे जो काउंट होगा वो 6th होगा, और उससे लेकर 30 डेज का टाइम पीरियड है आपके पास, और उसके अंदर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाना है। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि किसी के अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पहले से राइट मौजूद है उस प्रॉपर्टी पर, तो मॉर्गेज और चार्ज के रजिस्टर्ड होने से पहले, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लॉ कहता है कि एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, सब्सिक्वेंट यानी जो बाद में मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हो रहा है, शैल नॉट प्रिजुडिस, इट विल नॉट अफेक्ट एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी राइट जो उस प्रॉपर्टी पे मिला बिफोर द मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 10th तारीख डेट को, 10th ऑफ अगस्त लेट से कह देते हैं, उसको आपने एक चार्ज रजिस्टर्ड करवाया, तो 10th ऑफ अगस्त से पहले अगर किसी ने उस प्रॉपर्टी में कोई राइट एक्वायर किया है तो वो उसका राइट वैसे ही रहेगा, वो उस मॉर्गेज और चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि XYZ लिमिटेड obtained a loan of rupees 200 million from ABC Bank and provided security by creating a mortgage on its property on 26th February 2021। तो एक आपने लोन लिया और उस पर जो है ना चार्ज क्रिएट हो गया 26 फेब को, तो इससे 30 डेज का जो टाइम बनता है 2021 में 27 को फर्स्ट डे काउंट करेंगे एंड सो ऑन, तो हमारे 28 मार्च को 30 डेज कंप्लीट होते हैं, तब तक इसकी रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज की करवा लेनी चाहिए। अब अगर मॉर्गेज क्रिएट होता है आउटसाइड पाकिस्तान और प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो पाकिस्तान से बाहर है, तो तब भी रिक्वायरमेंट 30 डेज में ही रजिस्टर्ड करवाने के, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अलाउड है, और वो ये है कि ऐसी सूरत में आफ्टर द डेट, यानी जो 30 डेज काउंट होंगे वो आफ्टर द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट और कॉपी वुड हैव बीन रिसीव्ड इन पाकिस्तान इन ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट एंड इफ डिस्पैच्ड विद ड्यू डिलीजेंस। यानी हम कहते हैं कि नॉर्मली अगर सही तरीके से पाकिस्तान से बाहर, लेट से हम कहते हैं कि जी हमने एक जो है प्रॉपर्टी थी फ्रांस में और वहां पर एक चार्ज क्रिएट हुआ है, और हम कहते हैं कि फ्रांस से अगर पोस्टल वे फॉलो किया जाता है प्रॉपर तरीके से केयरफुली, तो 7 डेज के अंदर, या आप कहते हैं 10 डेज के अंदर लेट से, आपकी जो पोस्ट है वो पाकिस्तान में रिसीव हो जाती है, तो आपको 10 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, यानी जो आपके 30 डेज स्टार्ट होंगे वो 10 डेज के बाद स्टार्ट होंगे। तो लॉ आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है कि जो दूसरे कंट्री से पाकिस्तान डॉक्यूमेंट आने में नॉर्मल टाइम लगता है उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा अलाउड होगा, और फिर 30 डेज जो हैं वो आपके काउंट होना शुरू होंगे। तो एग्जांपल हम इस पर देख लेते हैं कि वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि XYZ लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ $40 million फ्रॉम ABC बैंक एंड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग अ मॉर्गेज इन न्यूयॉर्क ऑन इट्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। तो देखिए मॉर्गेज क्रिएट भी पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है, तो 26 फेब को हुआ, तो और आप कहते हैं कि नॉर्मली 7 डेज लगते हैं पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट पहुंचने में जो न्यूयॉर्क से ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट में आए, तो 30 डेज और 7 डेज 37 डेज टोटल हो जाएंगे, तो 26 फरवरी के बाद 37 डेज अगर हम काउंट करते हैं तो वो बनेंगे 4 अप्रैल 2021 तक। तो इस तरीके से 30 डेज तो जो अलाउड हैं ही हैं, एडिशनल 7 डेज भी अलाउड हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर एक चार्ज क्रिएट होता है पाकिस्तान में लेकिन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान थी, तो उस पर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर एक मॉर्गेज और चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, तो कॉपी ऑफ रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल की जा सकती है, इवन जब आप कहते हैं कि कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स रहती हैं जो कि उस मॉर्गेज और चार्ज को वैलिड और इफेक्चुअल करने के लिए,
उस कंट्री के लॉ के मुताबिक जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे बाकी है। अब इसकी अगर वैसे एक एग्जांपल जनरली हम डिस्कस कर लें, तो जिस तरह आपने पाकिस्तान में एक लोन लिया और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यूएई में है, तो आप कहते हैं कि जी आज आपने पाकिस्तान में लोन लिया और जो आपका एग्रीमेंट था वो मॉर्गेज और चार्ज का बैंक के साथ, पाकिस्तानी बैंक के साथ साइन हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि चार्ज इफेक्टिव और वैलिड तब होगा जब उसको यूएई में भी जाकर रजिस्टर्ड करवाया जाएगा उनके जो लैंड डिपार्टमेंट है उसके साथ, जिसमें अभी 10-12 दिन का टाइम रहता है। तो बात यह है कि आप 10-12 दिन का टाइम बेशक रहता है फॉरेन कंट्री में प्रोसेस होने के दौरान, पाकिस्तान के अंदर आप रजिस्ट्रार के पास स्टिल उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कॉपी फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे दूसरे कंट्री में भी कुछ प्रोसीजर जो है उसकी वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस के लिए बाकी भी रहता हो। तो आपने दूसरे कंट्री में प्रोसीजर पूरा होने का वेट नहीं करना, आप पाकिस्तान के अंदर उसकी जो टाइम लिमिट है उसके अंदर रहते हुए उसकी जो कॉपी है उसको आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे। फिर है कि कंपनी अगर ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है जिस पर मॉर्गेज और चार्ज है, यानी कंपनी ने किसी ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी ली जिस पर मॉर्गेज और चार्ज बेसिकली था ऑलरेडी, तो अब क्या करना होगा? तो इसमें सिंपल सा रूल ये है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होंगी जो, और ऐसी कंपनी पर भी अप्लाई होंगी जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है जिस पर मॉर्गेज और चार्ज है। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि जाफर लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की 26 फेब को फ्रॉम मैसर्स अली एंड सन्स। अब मैसर्स अली एंड सन्स प्रोबेबली एक सोल प्रोप्राइटर है या आप कहते हैं पार्टनरशिप है, तो उन्होंने तो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ होगा अपने चार्ज को। अब कंपनी ने उनसे एक्वायर किया 26 फेब को, तो कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि सेम रूल अप्लाई होने जो रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई होते हैं, तो वो 30 डेज का सेम टाइम ही अप्लाई होगा। तो 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी ने जो है उस चार्ज को भी रजिस्टर्ड करवाना है, क्योंकि हालांकि चार्ज पहले से क्रिएटेड था, प्रॉपर्टी अब एक्वायर हुई, तो एक्विजिशन के 30 डेज का टाइम अब अप्लाई हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन का 30 डेज होता है, अब एक्विजिशन का 30 डेज हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जब भी मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज कहते हैं। उस पर उनके साइन भी होंगे और वो अपनी ऑफिशियल सील जो है उस पर वो लगाकर उसको ऑथेंटिकेट भी कर देंगे, वेरीफाई भी कर देंगे, और वो इस फॉर्म में होगा और इस मैनर में होगा जैसे स्पेसिफाइड हो। तो ये कंपनीज जो कि रेगुलेशन है 2018 के, उसके अंदर ये बेसिकली ऑलरेडी इसका फॉर्मेट वगैरह गिवन है, तो उस फॉर्मेट और उसी स्टाइल से सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट उस उन रेगुलेशन में गिवन है उसके मुताबिक ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब एक पर्सन कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो समझा जाएगा कि उसका शैल बी डीम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी नोट एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक्चुअल नोटिस होता है कि आप किसी को बताते हैं कि इस पे मॉर्गेज और चार्ज है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि उसे आपने बताया या नहीं बताया, समझा जाएगा कि उसे ये बात पता है। तो डीम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये है कि नोटिस एक्चुअल नहीं भी है तब भी उसका इफेक्ट ऐसे ही होगा जैसे इस पर्सन को ये बात ऑलरेडी पता थी। तो ये एक हर पर्सन को समझा जाएगा कि जो एसेट है वो सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसमें अब ये मामला है कि कोई भी शख्स इस बात पर जो है वो बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कंपनी के साथ ये प्रॉपर्टी खरीदी और मेरे साथ धोखा हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है। तो ये क्लेम कोई भी शख्स नहीं कर सकता इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली रिक्वायरमेंट की वजह से। अब बेसिकली यहाँ पर एक रिस्क भी तो क्रिएट होता है कि अगर आप किसी कंपनी से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो फिर रिस्क है कि उस पर मॉर्गेज और चार्ज होगा, तो लॉ तो ये समझ लेगा पहले से कि आपको उसका पता है, तो वो पता चल भी सकता है आपको। और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो उस कंपनी का जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहाँ के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हम इस कंपनी का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, उसकी फीस वगैरह होती है वो पे करते हैं और उसका रिकॉर्ड चेक कर आप देख सकते हैं कि उस कंपनी की प्रॉपर्टी पर कौन कौन सा मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाता है। और ये पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, कोई भी जाकर वो फीस पे कर इसको देख सकता है। तो जो भी बैंक किसी कंपनी को लोन देने लगता है या कोई भी पर्सन जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग वगैरह में डील करते हैं, जब वो किसी कंपनी को लोन देने लगते हैं तो वो ये प्रोसेस भी लाजमी करते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक करते हैं कि उस कंपनी की किस किस प्रॉपर्टी किस किस एसेट पर कौन कौन सा मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, और फिर उसके बाद ही फैसला करते हैं कि इस कंपनी को मजीद लोन देना है, इसके साथ फर्दर एग्रीमेंट करना है या नहीं करना। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे विच इज़ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर एक जो चार्ज है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था
और वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो कंपनी नहीं रजिस्टर्ड करती या इंटरेस्टेड पर्सन, यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब है जैसे बैंक होता है, लैंडर जो होता है दूसरा, कंपनी के अलावा जो पर्सन इंटरेस्टेड है उस लोन और उसकी सिक्योरिटी के अंदर, वो तो बैंक या लैंडर ही है जिसने लोन दिया है। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते मॉर्गेज और चार्ज की, जैसे हमने डिस्कस की अभी, तो वो मॉर्गेज और चार्ज जो है वो वाइड हो जाएगा, यानी उसकी फिर कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा बाय लिक्विडेटर। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो कोई भी लिक्विडेटर जो है उसको नहीं मानेगा, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो उसको नहीं मानेंगे, और वो फिर जो आपका लोन है वो अनसिक्योर्ड कंसीडर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक कंपनी ने लोन लिया किसी बैंक से और वो चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कंपनी ने लोन ही वापस नहीं करना। लॉ क्लियरली ये कहता है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होती। तो आपका चार्ज वॉइड है, बट स्टिल एक अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज और चार्ज जो है वो अनसिक्योर्ड डेट के तौर पर, कि वो ऐसी चीज जैसे जिसकी कोई सिक्योरिटी ना उसके तौर पर, तो स्टिल पेएबल है और उसके हिसाब से उसको वापसी उसकी अब भी होनी है। ये अलग बात है कि लिक्विडेटर उस चार्ज को नहीं मानेगा, क्रेडिटर उसको नहीं मानेंगे और वो वाइड होगा, लेकिन जो लोन की वापसी है, लोन की रीपेमेंट है, वो तो जैसे लोन जब कंपनी ने लिया है तो कंपनी को वापस करना ही होगा। ये अलग बात है कि अब बैंक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगर चार्ज रजिस्टर्ड होता तो वो उस एसेट को बेचकर डायरेक्टली पैसे ले सकते थे, तो उनके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। अब क्या होगा कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, अब उसका पूरा प्रोसीजर होगा, तब जो पैसे मिलेंगे तो उस तरीके से उन्हें अपने पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कंसीडर होंगे। तो ये सारे इंपैक्ट है जी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर्ड अ मॉर्गेज और चार्ज के। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 105 करेंगे, जिसका टाइटल है ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड राइट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी एज रिगार्ड रजिस्ट्रेशन। छोटा सा ये सेक्शन है, तो हमने इससे पहले सेक्शन 100 में ये पढ़ा था कि सर्टन मॉर्गेजेस एंड चार्जेस जो हैं वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने होते हैं। तो वो किसकी ड्यूटी होगी रजिस्टर्ड करवाना? तो लॉ ये क्लियरली कहता है कि ये ड्यूटी कंपनी की होगी। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कंपनी टू फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो मसला ये आता है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो नुकसान तो ज़्यादा, कंपनी से ज़्यादा नुकसान होता है लैंडर का, जिसने लोन दिया होता है। तो लॉ यहाँ पर एक ये भी क्रिएट कर देता है एक्स्ट्रा प्रोविजन कि राइट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन क्या है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच मॉर्गेज और चार्ज मे बी इफेक्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड देयर इन। जैसे लैंडर है जिसने लोन दिया है, वही इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो भी अगर एप्लीकेशन देता है तो उसकी बेस पर भी मॉर्गेज और चार्ज की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स और पर्टिकुलर्स रजिस्ट्रार को विद फीस प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे यानी लैंडर अपने आप को सिक्योर करने के लिए खुद भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा सकता है। वेयर द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी, यानी इंटरेस्टेड पर्सन लैंडर, दैट पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस प्रॉपरली पेड। अब उसने जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस पे की होंगी, तो वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। तो इसको एक सिंपल से पर्सपेक्टिव को एक छोटे से सिनेरियो में डेवलप करके देख लेते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि XYZ Limited obtained a loan of rupees 200 million from ABC Bank and provides security by creating a mortgage on its property on 26 Feb 2021। अब ABC बैंक ने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए रजिस्ट्रेशन के खुद, यानी कंपनी ने नहीं फाइल किए, बैंक ने फाइल कर दिए, लैंडर ने फाइल कर दिया और जो रेलिवेंट फीस थी वो भी पे कर दी। तो अब बैंक के पास ये राइट है कि वो ये फीस वगैरह जो उसने प्रॉपरली पेड की नहीं है वो XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उससे वो रिकवर कर लें। So that's all for today. Have a good day.